वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। इस वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को आगे डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ एन एटम, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, डाल्टन ने क्या सिंबल दिया था, बर्ज़ीलियस ने क्या सिंबल दिया था, एटॉमिक मास क्या होता है और एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन दैट वीडियो। एंड बिफोर वी बिगिन, आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल, इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। सो नाउ, जो इससे पहले हमने पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड जो भी हमारी उससे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थी वो सब। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या चीज़ है? तो हमने लास्ट वीडियो में ये एक डेफिनेशन डिस्कस की थी दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो इसी चीज़ को हम आगे और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है मैटर के। जैसे कि एक बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एक सिंगल ब्रिक। इसी तरीके से जो एटम है वो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। कोई भी मैटर अगर बना हुआ है, उस पर्टिकुलर मैटर का एक एटम होता है जो कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जो एटम होता है, इसका जो साइज़ है उसको हम नैनोमीटर्स में काउंट करते हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि ये कितना छोटा होगा। इस छोटी सी कैलकुलेशन के हेल्प से हम ये देखेंगे कि इसका साइज़ कितना छोटा हो सकता है। नाउ वी ऑल कैन सी के 1 मीटर equals to 10 raised to the power 9 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर 9 इतना टाइम्स एक नैनोमीटर की जो लेंथ है, अगर उसको हम लें तब जाके 1 मीटर बनता है। तो इस नैनोमीटर में हम एक एटम की जो उसकी साइज़ है उसको मेजर करते हैं। जो एटम का साइज़ होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब ये एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस एक्चुअली क्या होता है, एटम के सेंटर के पार्ट से लेकर और आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो उसका डिस्टेंस है वो होता है उसका एटॉमिक रेडियस। जैसे एक नॉर्मल सर्कल का रेडियस लेते हैं ना हम सेंटर से, और उसके जो सर्कमफ्रेंस है वहाँ तक जो उसका डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज द रेडियस। सिमिलरली एटम के सेंटर से, उसके न्यूक्लियस से लेके उसके बाहर वाले शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और इसको हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ सिंबल ऑफ एटम। तो जब अब ये पता चल गया कि हर मैटर का, हर एलिमेंट का अलग एटम होता है, सेम नहीं है, तो अब सिंबल कैसे दें एटम का? तो डाल्टन ने सजेस्ट किया था ऐसा पिक्टोरिकल डिपिक्शन, हाइड्रोजन का इस तरीके से कि एक सर्कल और उसके बीच में एक ब्लैक डॉट, कार्बन का ग्रेइश कलर का सर्कल, ऑक्सीजन का एम्प्टी सर्कल, ऐसे ही और कुछ थे। जैसे फॉस्फोरस के लिए ये सिंबल डिसाइड हुआ था, सल्फ़र के लिए ये सिंबल डिसाइड हुआ था। तो ये कुछ थे जो कि डाल्टन ने दिए थे कुछ एलिमेंट्स के। लेकिन अगर हम सोचें कि हम हर सिंबल को इस तरीके से याद रखेंगे सो इट इज़ वेरी टिडियस, ऐसा नहीं हो सकता। आज इतने सारे अप्रॉक्स मोर देन 100 एलिमेंट्स आर नोन टू अस, और भी ऐसे कुछ होंगे जो शायद अभी हमें नहीं भी पता है। तो सबके जो सिंबल है उसको ऐसे याद रखना ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल्स देने वैसे शुरू किए थे,
और एक सिंबल जो है वो क्या करता है, हमें डेफिनेट क्वांटिटी बताता है। मतलब सपोज़ करो हमने लिखा दिस थिंग फॉर हाइड्रोजन, इसका मतलब है हाइड्रोजन का एक एटम। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम्स। अब आप खुद सोचो, अगर आपको वाटर का ही सिंबल बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग तो कैसे बनेगा? 1 2, ये तो 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन। सो दिस इज़ अ सिंपल वन। फिर भी और सबके इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सिंबल्स हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे? H2SO4 1 सल्फेट एंड अनदर वन ऑक्सीजन के लिए एक और इसके साथ। सॉरी, मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पर। हाइड्रोजन SO4। सो अगर आपको अब इस फॉर्म में अपनी इक्वेशंस लिखनी पड़े सिंबल्स के साथ, सो इज़ इट ईजियर? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए बर्ज़ेलियस ने हमें सिंबल्स दिए इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स। बर्ज़ेलियस ने कहा कि जो सिंबल्स हैं दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेम। जैसे हाइड्रोजन है तो H से स्टार्ट होता है तो इसका सिंबल H रख देते हैं, कार्बन C से स्टार्ट होता है तो इसका सिंबल C रख देते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या आई कि हीलियम भी तो H से स्टार्ट होता है तो इसका H कैसे रखें? सो देन दे सजेस्टेड कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो सिमिलर है, उनको सेकेंड लेटर भी ले लेंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ जो हैं वो दिक्कत थी, जैसे कि कार्बन C, कोबाल्ट CO। अब कॉपर भी तो CO है, तो कहाँ तक लेके जाएं ऐसे? इस तरीके से कैसे समझ में आएगा? तो एक और रूल इसमें डाला गया कि इनकी जो ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज या फिर जर्मन, इनमें जो इनके नाम होते हैं वहाँ से इनके नाम डिराइव किए गए। जैसे कॉपर है, कॉपर को हम ना C लिखते हैं ना हम इसको CO लिखते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं? Cu। उसका रीज़न ये है कि जो कॉपर है इसको दूसरी लैंग्वेज में क्यूप्रस कहा जाता है, तो क्यूप्रस से हमने डिराइव किया है Cu। इसी तरीके से आयरन का जो सिंबल है वो वर्ड फेरस से डिराइव हुआ है, जिसकी वजह से हम इसे Fe लिखते हैं। सो ऑल्दो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल जो हैं वो उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट या सेकंड अल्फ़ाबेट से ही डिराइव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके हम फॉरेन लैंग्वेजेस से भी लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल पोटाशियम। पोटाशियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम केलियम। पोटाशियम को हम P नहीं लिखते, K लिखते हैं। और ऐसे ही जो सोडियम है उसको हम Na लिखते हैं ड्यू टू नेट्रियम। So this is how the symbol of an atom was finalized. So now name of an element. एलिमेंट के जो नेमिंग है वो किस तरीके से होती है? पहले क्या होता था कि उसका जो ओरिजिन होता था, मतलब जहाँ पर वो ओरिजिनेट हुआ है उस जगह के अकॉर्डिंग पे उसका नाम रख दिया जाता था। जिसे मैंने भी बताया था, कॉपर को क्यूप्रस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइप्रस में डिस्कवर हुआ था। इसी तरीके से एक और भी जो तरीका था वो था उनकी प्रॉपर्टी के उनके बेसिस पे उनका नाम रख दो। जैसे कि कलर एक प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड जो है एक कलर का नाम होता है इन इंग्लिश। सो इसलिए क्योंकि वो गोल्डन कलर का दिखता है
जिसका मतलब होता है येलो। इन इंग्लिश गोल्ड मीन्स एनीथिंग विच इज़ येलो इन कलर। तो इसलिए उस पर्टिकुलर मेटल का नाम क्या, गोल्ड है। सोने का नाम हमने गोल्ड रख दिया। सो इस तरीके से जो कॉमन नेम्स हैं चीज़ों को वो दिए जाते थे। लेकिन आज जो है इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एलिमेंट्स की नेमिंग करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में IUPAC भी कहते हैं। सो नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स कि कोई एलिमेंट अगर नया डिस्कवर हुआ है तो उसका क्या नाम होगा। मतलब जैसे हमारे यहाँ नामकरण पंडित करते हैं, वैसे ही केमिकल्स का नामकरण IUPAC करता है। नेक्स्ट वी कम टू एटॉमिक मास। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एटम का जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम सोचें कि किसी चीज़ का एटम उठा के एक वेइंग मशीन पे रख दें तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम इतना छोटा है कि कोई वेइंग मशीन ऐसी बनी ही नहीं जो इतनी कम चीज़ों को भी वो कैलकुलेट कर सके। तो हम कैसे एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलता है, पहले ये समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे आज के टाइम में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाने लगा तो ये नोटिस किया गया कि 3 ग्राम कार्बन चाहिए होता है और 4 ग्राम ऑक्सीजन, तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। मतलब कार्बन अपने मास के अबाउट 4/3 अमाउंट के ऑक्सीजन के साथ पहले कंबाइन करेगा, तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। तो अब हमने क्या लिया, हमने बोला कि कार्बन का जो मास है अगर हम उसे 1 एटॉमिक यूनिट के इक्वल रख दें, मतलब कार्बन का मास जितना भी हो हम उसको एक स्टैंडर्ड मास ले लेते हैं कि वो ही 1 एटॉमिक यूनिट है, तो अब उसके अकॉर्डिंग कितना ऑक्सीजन चाहिए था, 4/3। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन का मास निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1/33 म्यू। अगर आप 4/3 को डिवाइड करोगे so you will get it as such and this will continue। तो क्या किया गया यहाँ पे, कार्बन के एटम का जो मास है उसको एक स्टैंडर्ड साइज ले लिया गया और उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाने लगा। ठीक है, जैसे हम एक नॉर्मल हमारा जो बैलेंस होता है, जैसे हम तराजू कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वेट होता है हमारे पास कि ये 1 kg का है, उसको हम एक तरफ रख देते हैं। और अब अगर हम उससे कोई भी चीज़, जिस भी से हम सामान ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वेजिटेबल्स परचेज़ कर रहे हैं, तो अगर हम वेजिटेबल्स लेंगे तो वो हमने अगर उससे 1 kg कोई भी वेजिटेबल मांगा है तो वो हमें उसी के वेट के अकॉर्डिंग देगा, तो वो उसका एक स्टैंडर्ड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बन के मास को स्टैंडर्ड ले लिया, उसके एक एटम के मास को, और फिर हमने ये डिसाइड किया कि उसके अकॉर्डिंग उसके साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन हो रहा था, इतना, तो इसका मास 1/33 है। अब इस प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सेट किया गया, ये जो आपको बताया गया ये एक एग्जांपल था, पर सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सेट किया गया वो क्या लिया गया था, 1/16 ऑफ ऑक्सीजन वॉज इक्वल टू 1 AMU। मतलब ऑक्सीजन का जितना भी मास होता है उसको आप 16 से डिवाइड कर दो, उसकी वैल्यू थी 1 AMU। इसका रीज़न क्या था कि हम ऑक्सीजन को ही ले रहे थे पर्टिकुलरली। उसका रीज़न ये था कि एक तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो जितनों के साथ भी रिएक्ट करेगा हम उसके अकॉर्डिंग उनका मास निकाल सकते हैं फिर कि भाई एक के साथ इतना कंबाइन हुआ, सपोज़ उसका दूसरे के 2 ग्राम कंबाइन हुए हैं, किसी के 3 ग्राम कंबाइन हुए हैं वो पर्टिकुलर फॉर्म करने के लिए,
सो कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाती है, बहुत सारे कंपाउंड्स का हमें रिलेटिव मास जो है वो पता चल जाता। और दूसरा रीज़न ये था कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, जब हमने ऑक्सीजन को एज उसका एक स्टैंडर्ड लिया तो उसने हमें होल नंबर में रिजल्ट्स दिए। मोस्टली, सबके नहीं पर ज़्यादातर का होल नंबर में था, मतलब जैसे 1 2 3 की फॉर्म में, डेसिमल पॉइंट्स में कम था। तो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि हमको मेमोराइज़ करने में या कैलकुलेशंस करने में आसानी होती है। लेकिन ये चीज़ पहले होती थी। अब क्या होती है? नाउ 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसका जितना मास है उसको 12 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है, दैट इज़ 1/12 जो आता है, 1/12 इक्वल्स टू 1 एटम। तो उसको अब हम एक स्पेसिफिक यूनिट रखते हैं अपने पास। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब जो है हमने कार्बन ले रखा है, तो ये आइसोटोप क्या पढ़ रहे हैं हम? ना हमने इसको एटम पढ़ा, ना हमने इसको मॉलिक्यूल पढ़ा, हम डायरेक्ट आइसोटोप पे पहुंच गए। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ये होते हैं चार्ज्ड, सॉरी दे आर नॉट चार्ज। आइसोटोप जो होते हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं किसी चीज़ के जिनका एटॉमिक मास वेरी करता है। इसके बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें करेंगे। जब उसकी वीडियोस बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि बेसिकली आइसोटोप होता क्या है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए और जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फॉर नाउ इट इज़ कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होती है, इट इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। Now we see that how do atoms exist. So atoms do not exist independently. मतलब अगर हम सोचें कि हमें as such atom मिल जाएगा कहीं देखने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। They either exist as molecules और ions, या तो वो molecules की फॉर्म में exist करते हैं या फिर ions की फॉर्म में, जो कि आगे जाके एग्रीगेट करते हैं, मतलब बहुत सारे molecules एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे या बहुत सारे ions एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे टू फॉर्म मैटर। और ऐसा हमेशा भी नहीं होता है कि एटम जो है बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंटली। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस, उनके एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ होमवर्क काइंड ऑफ फॉर यू पीपल। सर्च व्हाट नोबल गैसेस आर and answer this in the comment section. Thanks for watching the video. Subscribe to the channel if you haven't till now. If you have liked the video, liked it, and share it amongst your pals. Have a nice day.